नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत। मैं हूं सिकता देव। भोपाल गैस त्रासदी की आज 39वीं बरसी है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात भोपाल के लोगों के लिए काल बनकर आई थी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसीव जहरीली गैस ने भोपाल के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और हजारों को कभी ना भूल पाने वाले जख्म दिए। उस भयावह रात भोपाल के बहुत से लोग नींद में ही चल बसे और बहुत से हांफते हांफते। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। 39 साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ की डगर लंबी रही है और मुश्किलों से भरी हुई। भोपाल में आज गैस कांड के पीड़ित डाव केमिकल्स के पुतले फूंककर प्रदर्शन करते दिखे। साथ ही शहर में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। जान गंवाने वाले लोगों को आज याद किया गया। मैंने इस त्रासदी के 25 साल पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस वक्त मेरे साथ थे भोपाल के जाने माने पत्रकार राजकुमार केसवानी, जिन्होंने इस त्रासदी से पहले ही अपनी रिपोर्ट्स के जरिए किसी बड़ी घटना की चेतावनी दे दी थी। हालांकि कोविड की वजह से साल 2021 में उनका निधन हो गया। और राजकुमार केसवानी के साथ हमारे कुछ युवा भी थे उस वक्त। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री और गैस पीड़ितों की बस्ती से देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। साल बीत रहे हैं लेकिन भोपाल अब भी जूझ रहा है। दिसंबर 1984 की सुबह मुझे ठीक ठीक याद है, क्योंकि मेरा बचपन भोपाल में ही बीता। उस सुबह लोग भाग रहे थे, बस भाग रहे थे। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हर रोज की तरह अपने बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तब लोगों को भागते हुए देखा और सिर्फ इतना समझ पाई कि शहर में कोई गैस लीक हुई है और लोग डरे हुए हैं। अंदाजा नहीं था मैं एक भयानक त्रासदी से मची तबाही की गवाह हूँ। अंदाजा नहीं था कि मैं और मेरा परिवार 84 में कितना खुशनसीब रहा। अब जब 25 साल बाद एक पत्रकार की हैसियत से भोपाल के मुजरिमों पर अदालत का फैसला कवर करने पहुंची तो अजीब सी बेचैनी थी। इसलिए सोचा कि यूनियन कार्बाइड प्लांट जाकर आप सभी तक वो तस्वीरें पहुंचाऊं जिसको मैं खुद देखना चाहती थी। लेकिन अकेले नहीं गई, साथ में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी थे और भोपाल के 4 नौजवान रौनक, शिखा, अक्षत और कुमकुम, जिनकी पैदाइश 1984 के बाद की है। मैं जानना चाहती थी कि आज का भोपाल 25 साल पहले की त्रासदी से कितना जुड़ा हुआ है। ये चारों पहली बार कार्बाइड के प्लांट के अंदर कदम रख रहे थे। वैसे केसवानी ने 1982 में ही अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ये भविष्यवाणी कर दी थी कि सुरक्षा को लेकर यूनियन कार्बाइड सतर्क नहीं है। वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया तो हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। हादसा हो गया और केसवानी की भविष्यवाणी करती रिपोर्ट्स को आधार बनाकर उन्हें मामले का गवाह भी बनाया गया। ये हादसा ऐसा हो सकता है, उसकी एक खास वजह मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा मैंने क्यों कह पाया जी। उसमें क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं था तो मैंने उसमें ये पाया कि फॉस्जीन और MIC दोनों जो हैं
हवा से 2.5 गुना और 3.5 गुना भारी हैं। तो इसका मतलब जो मैंने स्टडी की थी उसमें ये था कि वो जो हैवी गैसेस होती हैं दे आर बाउंड टू सेटल डाउन, नीचे आएंगी। तो फॉस्जीन का इस्तेमाल तो वार गैस की तरह इसलिए किया गया था कि क्लाउड बनते हैं। मुझे लगा कि अगर ये गैस यहाँ से जो हालात हैं, जिस तरह के लीक्स होते हैं, जिस तरह की असुरक्षा का अभाव यहाँ पे है, सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी हो रही है, अगर ये बाहर लीक हो गई तो इसका मतलब होगा कि पूरे शहर में फैल जाएगी हवा के जोर से और नीचे आके और लोगों को मारेगी। बिल्कुल। मैंने इसी बिना पे कहा, हालांकि कुछ जो यहाँ के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स वगैरह थे जिनके पास मैं जाता था इसके लिए, वो मुझसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। लेकिन मेरा जो विज्ञान का जो अज्ञान था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि नहीं ये तो होगा इस तरह से, और मैंने उस पर स्टिक किया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने 17 सितंबर 1982 को जब पहली बार लिखा तो मैंने लिखा, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला समाज से और सरकार से, तब मैंने एक आर्टिकल और दिया अगली बार। उसमें लिखा, भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। तीसरी बार जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर 82 को जब ये मैं लिख रहा था, उसी दरमियान 5 अक्टूबर 82 को MIC का एक बड़ा माइनर लीकेज हुआ। और वो लीक जो है ये इस तरफ जो बस्तियां थी जी। वहाँ के लोगों को उस रात भागना पड़ा था। मैंने उसका सहारा लेकर उसका उदाहरण देते हुए मैंने लिखा कि न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। और इस तरह करता रहा। आखिरी रिपोर्ट जो है वो फिर 16 जून 1984 को जनसत्ता में 6 महीने पहले ये छपी। आपने कहा कि ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा, और हम क्या कहेंगे, टंकी नंबर 610 वो क्रेटर है उस ज्वालामुखी का। यही है वो। इसी ने जो है इस शहर की तबाही का जो है जरिया बनकर और इस पूरे शहर को बर्बाद किया है। मैं ये प्लांट देखा तो मैंने ये क्वेश्चन आया कि जब भोपाल में जैसे बड़े शहर में इस तरह का प्लांट लगाया जा रहा था, तो सरकार ने जब इसकी इजाज़त दी थी प्लांट की, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि ये हादसा होगा? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात पूछी ना आपने। लेकिन देखिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की कि वो इस बात को देखें और समझें कि आखिर जिस चीज़ की हम इजाज़त दे रहे हैं उससे हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को जो है इससे कोई ख़तरा तो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच्ची बात है कि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। और जब उन्होंने बाद में 1975 में दोबारा लाइसेंस मांगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो भी दे दिया। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग चल रही थी। पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है उस रात नहीं चल रहा था। तो जब यहाँ पर सफाई के दौरान जो है पानी जरा सा लीक होकर यहाँ पे आया तो इसके अंदर घुसा और उसने केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन से गर्मी बढ़ी अंदर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन नहीं था, कूलिंग नहीं हो रही थी, तो वो लगातार बॉयल होते बढ़ते जो है वो 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो है ये बिल्कुल उफान पे आया। और इसमें टैंक में बल्जिंग हो गई। इसका जो है इतनी मोटी चादर पे बने हुए ये उसके बल्ज हो गया और ऊपर का जो स्लैब था कंक्रीट का उसमें क्रैक आ गया। और यहाँ से जो है जो पाइप्स जुड़े हुए थे जिससे सप्लाई होती थी, वो जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है वहां से जो है बाहर जो है निकल के जो जुड़े हुए थे हिस्से, और वो जाके बाहर जो है ऊपर के जो है फ्लेयर टावर और इधर से जहां से उसको गुंजाइश निकली वो सारे शहर में फिजाओं में पूरा फैल के पूरे शहर में धीरे धीरे करके फैलता चला गया। बेसिकली यूनियन कार्बाइड क्यों सेटअप की गई थी यहाँ पे, उसका क्या काम था, किस लिए आई थी यहाँ पे? शुरुआती दौर में 69 में 69 में जब यहाँ पे आए थे तो एक किसानों के लिए जो है खेतों में छिड़काव के लिए जरूरत होती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो जो है उसके लिए ये पेस्टिसाइड्स बनाते थे। ये उसके लिए बनाया गया था प्लांट। भोपाल 69
69 इसी खोजबीन में मुझे भोपाल त्रासदी का पहला FIR मिला। क्योंकि मेरे पास जिस मुचलके की जो कॉपी है इस वक्त यहाँ पर, जिसमें वॉरेन एंडरसन ने खुद कहा है कि वो खुद 25,000 का मुचलका भर रहे हैं और ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन का लिखा मुचलका मिला और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के परिवार द्वारा चलाए जा रहे चुरहट ट्रस्ट को यूनियन कार्बाइड से मिले चंदे की रसीद भी मिली। कार्बाइड के कर्मचारी जिनका नाम कुरुविला बताया जा रहा है, कुरुविला उनके जमानतदार बने थे। सजा दी इन लोगों को, गुनहगार थे 2 साल की, पर ये 25 साल बाद क्यों इसका डिसीजन लिया? पहले भी तो ले सकते थे कोर्ट वाले। देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई ने इसमें 3 साल लगा दिए कि आखिर जो है ये मतलब FIR फाइल होने के बाद 3 साल बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत में जब दाखिल हुई तो जाहिर है कि यूनियन कार्बाइड के पास बहुत पैसा है, तो लोगों को मुआवजा देने और उनको जो है संतुष्ट करने की बजाय उन्होंने पैसा कानूनी लड़ाई में खर्च किया, तो उसको जितना लंबा खींच सकते थे वो खींचा। दूसरा, हमारी सरकार इतनी नाकारा थी और सीबीआई की फंक्शनिंग इतनी ख़राब थी कि जिसकी वजह से लगातार ये धीरे चलता रहा और ये इस केस को 25 साल लग गए यहाँ तक आने में। सर 1984 से पहले भी 2-3 बार गैस रिसाव हुआ है, तो पहले कुछ प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए, या फिर इसके लिए कोई जो हो सकता था उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं ना, ये बहुत सही बात है। ये सबके मन में ये सवाल है। मैंने भी जब लिखना शुरू किया था तो उसमें यही बातें लिखी थी कि देखिए यहाँ पे ऐसा लगातार हो रहा है, ये लेकिन फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, इससे वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, आसपास की बस्तियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जिस तरह के हालात हैं वो किसी दिन बिगड़ सकते हैं और पूरे शहर में फैल जाएगा। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने बार बार कहने के बावजूद भी जो है, इन दुर्घटनाओं के बावजूद भी जो है, कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। इसी के नतीजे में ऐसा हुआ कि ये ट्रेजेडी जो है 1984 में हो गई। ये सभी खबर 25 साल बाद भी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि भोपाल इंसाफ के लिए चीख रहा है। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गंवा चुके भोपाल के दोषियों को सजा दिलाने से कहीं ज्यादा जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी। ब्रेक के बाद हम चलेंगे भोपाल के नौजवानों को लेकर गैस पीड़ितों की उस बस्ती में जहां हर परिवार की कहानी एक जैसी है। भोपाल की त्रासदी सिर्फ एक रात की नहीं है, 25 साल से त्रासदी जारी है। वो बदनसीब थे जो उस रात गैस से मारे गए, लेकिन ज्यादा बदनसीब वो निकले जो बचे रहे। सन 84 में नजमा बी गैस से बच गईं, लेकिन भोपाल ने उन्हें बीमार कर दिया है। वो कार्बाइड के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड के पास रहती हैं, वो तालाब जहां प्लांट का गंदा पानी इकट्ठा हुआ करता था, और अब भी यहाँ टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीला कचरा दबा हुआ है। नजमा बी ने मुझे अपनी वो डॉक्टरी कागज भी दिखाए जो बताते हैं कि वो इसी जहरीले कचरे की शिकार हैं। ये सांस बस एकदम सांस फूलती है और वैसे चक्कर, दिमाग में चक्कर से भर जाता है और हाथ पैरों में सुन सा आ जाता है, और खाना खाते नहीं बनता, कड़वा मुँह रहेगा। जीवन लाल के लिए तो जैसे ये जमीन अभिशाप बन गई। कार्बाइड से जब ये जमीन वापस मिली, किसी काम की नहीं थी। बाप दादा इसमें गेहूं उगाया करते थे, लेकिन अब यहाँ की मिट्टी इतनी दूषित हो चुकी है कि यहाँ कुछ उगाना तो दूर, ये रिहाइश के लायक तक नहीं। गड्ढा था, यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम खेती किसानी वाले आदमी खेती कर सकते हैं, वैसी जमीन हमको वापस नहीं मिली। देखने में तो एक आम सूखा हुआ तालाब लगेगा, लेकिन ये यूनियन कार्बाइड का सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड हुआ करता था। कई रिसर्च और स्टडी बता चुके हैं कि इस इलाके का पानी और यहाँ की मिट्टी दूषित है। फिर भी सरकार और प्रशासन ने यहाँ के किसानों को, इन जमीन के मालिकों को किसी तरह की हिदायत नहीं दी है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ के हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब चलते हैं यूनियन कार्बाइड के पास बसी बस्ती में।
जहां भोपाल के चारों नौजवान और राजकुमार केसवानी लीलाबाई के घर पहुंच चुके हैं। यही वो घर था जिस उस रात को आप लोग यहीं थे सब कोई? जी, जब हमारे घर कच्चे बने थे फर्रों के, झुग्गी टाइप का था। 3 दिसंबर को जब गैस निकली तो हम लोग घर में सो रहे थे और एक राजकुमारी नाम की जो बड़ी लड़की थी मेरी, वो 1 साल की थी। गैस उसे जब हम लोगों ने रोने लगी एकदम 12 बजे रात को जो रोने लगी, मैंने मुंह खोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में बहुत सी मिर्ची किसी ने डाल दी हो और गले में जलन हुई। तो मैं उसको उठा के, और उनके पापा बैठ के रो रहे थे, तो मैंने कहा आप इतनी रात को काहे रो रहे हो। और मैं उठा के अपनी बच्ची को हमारी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। हमारे दरवाजे खोल के देखा तो जहाँ पर ऐसा धुआं टाइप का कोहर सा छाई हुई थी, तो उनने गेट बंद करके और हम लोगों के ऊपर पूरे कपड़े डाल दिए और उसी में आके हम 4-5 लोग बैठ गए। भोपाल को सिर्फ अपने गुनहगारों को सजा नहीं दिलानी है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने की पूरी कोशिश करनी है। बीते 25 साल में ये कोशिश कितनी ईमानदारी से हुई, भोपाल पहुंची तो एक ये पहलू भी सामने आया, सोडियम थायोसल्फेट नाम के इंजेक्शन का विवाद। गैस पीड़ितों के लिए संभावना ट्रस्ट हेल्थ क्लिनिक चलाने वाली रचना ढींगरा बताती हैं कि ये इंजेक्शन शुरू में जिन लोगों को दिया गया उनमें सुधार दिखा, लेकिन अचानक स्वास्थ्य महकमे के निर्देश से इसे रोक दिया गया। यूनियन कार्बाइड ने भी उस वक्त माना कि हाँ ये मदद कर सकता है। तो 3 दिन बाद इंटरनल टेलेक्स हुआ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूएसए और इंडिया के बीच में कि इसको मना कर दिया जाए। हमने बात की तब के स्वास्थ्य निदेशक रहे डॉक्टर MN नागू से। सर्कुलर ऑफिस की तरफ से जब डॉक्टर गेगर ने मना किया कि कोई सोडियम थायोसल्फेट की जरूरत नहीं है। सवाल है क्यों रोका गया सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन? क्या इसलिए कि सोडियम थायोसल्फेट से साइनाइड का इलाज होता है? और अगर लोगों को पता चलता कि भोपाल में कयामत की रात जो गैसें रिसी उनमें साइनाइड भी थी तो कंपनी को ज्यादा मुआवजा देना पड़ता। इस सवाल का जवाब साफ नहीं, सवाल और भी हैं। भोपाल का कचरा कौन साफ करेगा? कौन उसको फिर से बसाने के लिए जिम्मेदार होगा? दिल्ली में बैठकर मंत्रियों का समूह फैसले कर रहा है, लेकिन लड़ना भोपाल को होगा, पुराने भोपाल को बचाने के लिए, ताकि नया भोपाल बसाया जा सके। ये सिर्फ भोपाल का नहीं, पूरी इंसानियत का तकाजा है। भोपाल के नौजवान से इस वक्त आप क्या कहेंगे? आप गैस पीड़ित यही कहेंगे भैया, अगर सरकार को वोट देना है तो ऐसी सरकार चुनो जो अपने भारतीय लोगों का साथ दे। ऐसी सरकार मत चुनना जो इतनी निकम्मी और इतनी वो हो कि विदेशी लोग अब भारतीय लोगों का साथ, भोपाल वालों का साथ देती तो कातलिकों को सजा जरूर दिलाती। जो हुआ आगे नहीं होना चाहिए। पहली बात, अपने फ्रेंड्स को जाके अवेयर करूंगा इस बात में, और आगे जो भी हो रहा है इसके अगर आवाज़ उठानी पड़ी तो हम सब वो करने को तैयार हैं। मैंने कभी फैक्ट्री विजिट नहीं करी थी, पर मैंने फैक्ट्री विजिट करी तो मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा हादसा हुआ था। फिर उसके बाद हम यहाँ विलेज में आए, अपने लोगों से मिले तो देखा कि गैस का बहुत ज़्यादा असर हुआ। तो ये एक्सपीरियंस रहेगा कि आगे जाके लोगों को अवेयर करेंगे, कि बताएंगे कि गैस के बारे में ऐसा था लोगों को जानकारी देंगे जिनको नहीं पता होगा। आज जो भी हुआ इससे मुझे बस इतना पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की जो लापरवाही है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आरोपियों को पकड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही मुआवजा देने में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो देख के बहुत बुरा लगा। फैक्ट्री और यहाँ पे जब आके मैंने देखा तो मतलब बहुत बुरा हुआ, जितने भी लोगों से जो भी हुआ, और गवर्नमेंट ने जो भी मुआवजा दिया है मतलब बहुत कम है। उनकी 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो पाती है, तो वो दवाइयों का कैसे कर पाएंगे?